नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिल गेट्स ने अमरावती दौरे पर किया भव्य स्वागत। स्वास्थ्य, शिक्षा और सतत विकास परियोजनाओं में भारत के साथ सहयोग को मजबूत करने का लिया संकल्प। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो 2026 का किया उद्घाटन। 13 देशों, 600 प्लस स्टार्टअप्स और 2.5 लाख आगंतुकों के साथ वैश्विक एआई सहयोग को बढ़ावा। अमित शाह ने वडोदरा में सूरसागर झील में भगवान शिव की सोने से सजी भव्य प्रतिमा का किया अनावरण। महाशिवरात्रि, महाआरती और शिव यात्रा में लिया भाग। महाशिवरात्रि पर भारत की जीत से दोगुना हुआ जश्न। भारत ने आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान को हराकर लगातार तीसरी जीत के साथ सुपर 8 में बनाई जगह। लखनऊ में बजट पर बहस और महाराष्ट्र चुनाव जीत के जश्न में टीपू सुल्तान तस्वीर विवाद के बीच राजनीतिक माहौल गर्म। बिल गेट्स, जो गेट्स फाउंडेशन के चेयरमैन और वैश्विक स्वास्थ्य एवं शिक्षा क्षेत्रों में नवाचार और दान के लिए प्रसिद्ध हैं, आंध्र प्रदेश के अमरावती में एक विशेष दौरे पर पहुंचे। उनका आगमन गवरवरम एयरपोर्ट पर राज्य के मंत्री नारा लोकेश द्वारा भव्य स्वागत समारोह के साथ किया गया, जिसमें स्थानीय अधिकारियों, मीडिया और नागरिकों ने भी भाग लिया। इस दौरे का उद्देश्य गेट्स फाउंडेशन के विभिन्न सामाजिक और स्वास्थ्य परियोजनाओं पर चर्चा करना, राज्य में तकनीकी नवाचार और शिक्षा सुधार के अवसरों का अवलोकन करना और स्थानीय समुदायों के साथ अनुभव साझा करना था। मंत्री नारा लोकेश ने उनके योगदान और वैश्विक स्तर पर सकारात्मक बदलाव लाने के उनके प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि उनका दौरा राज्य में नई पहल और विकास परियोजनाओं के लिए मार्गदर्शक साबित होगा। इस अवसर पर दोनों पक्षों ने स्वास्थ्य, शिक्षा और सतत विकास के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए आने वाली परियोजनाओं और संभावित साझेदारियों पर भी विचार विमर्श किया। साथ ही स्थानीय मीडिया ने इस ऐतिहासिक दौरे की व्यापक कवरेज की, जिसमें राज्य और देश भर में उनके योगदान और दौरे की महत्वता को उजागर किया गया। इस प्रकार बिल गेट्स का अमरावती दौरा केवल स्वागत समारोह तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह सामाजिक, शैक्षिक और विकासशील परियोजनाओं में सहयोग को मजबूत करने वाला एक महत्वपूर्ण कदम बन गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को वडोदरा के सूरसागर झील में भगवान शिव की सोने से सजी भव्य प्रतिमा का अनावरण किया और महाशिवरात्रि के अवसर पर आयोजित महाआरती एवं शिव यात्रा में भाग लिया। यह कार्यक्रम स्वर्ण संकल्प फाउंडेशन द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। गृह मंत्री ने सावलीवाला महाराज द्वारा शुरू किए गए इस संकल्प और परियोजना को पूरा करने में योगेश भाई पटेल और वडोदरा के नागरिकों के योगदान की सराहना की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में सनातन परंपराओं को मजबूत करने के प्रयासों का उल्लेख किया, जिसमें अयोध्या राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण और महाकाल कॉरिडोर जैसी पहले भी शामिल हैं। इस अवसर पर वडोदरा की महापौर पिंकी सोनी, राज्य मंत्री मनीषा वकील, सांसद हेमांग जोशी, भाजपा के वरिष्ठ नेता, विधायक और बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत ने पाकिस्तान को 61 रन से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज की और सुपर 8 में जगह पक्की कर ली। कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेले गए इस हाई वोल्टेज मुकाबले में युवा बल्लेबाज ईशान किशन की तूफानी अर्धशतकीय पारी ने भारत की पारी मजबूत की और निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 175 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान 18 ओवर में 114 रन पर सिमट गई। शुरुआती ओवरों में हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह ने मिलकर 3 अहम विकेट चटकाए, जिससे मैच का रुख भारत की ओर मोड़ दिया गया। अन्य भारतीय गेंदबाजों अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव और तिलक वर्मा ने भी महत्वपूर्ण सफलता हासिल की। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया ग्रुप ए की अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंची और देश भर में जश्न का माहौल छा गया। इस जीत ने सिर्फ मैच नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीयों के गर्व और भावनाओं की भी ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। भारत पाक T20 मुकाबले में लखनऊ में भारत ने शानदार जीत दर्ज की। भारतीय गेंदबाजों के दबदबे के बीच पाकिस्तान 114 रन पर ऑल आउट हुआ। अक्षर पटेल ने 44 रन पर उस्मान खान को आउट किया और हार्दिक पांड्या ने 19वें ओवर में उस्मान तारिक को पवेलियन भेजा। पूरे मैच में भारतीय गेंदबाजी ने पाकिस्तान बल्लेबाजों को टिकने नहीं दिया, जिससे फैंस में जीत का जश्न छा गया। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अगली खबर लखनऊ से। लखनऊ में आज बजट को लेकर अहम चर्चा होने जा रही है। सरकार का कहना है कि वह पूरी तरह से तैयार है और हर मुद्दे पर विस्तार से जवाब देने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन विपक्ष का रुख अब तक स्पष्ट नजर नहीं आ रहा।
सदन में आज तीखी बहस होने के आसार हैं, जहां विकास योजनाओं, वित्तीय प्रावधानों और जन कल्याणकारी घोषणाओं पर सवाल जवाब होंगे। इसी बीच महाराष्ट्र में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के बाद एक विवाद सामने आया। बताया जा रहा है कि जीत के जश्न के दौरान एक महिला ने टीपू सुल्तान की तस्वीर लगाकर उनका महिमा मंडन किया, जिसे लेकर राजनीतिक बयानबाजी और भी तेज हो गई। कई नेताओं का कहना है कि ऐसी सोच का भारत की धरती पर कोई स्थान नहीं है, जबकि विपक्ष इसे व्यक्तिगत अभिव्यक्ति का मामला बता रहा है। कुल मिलाकर आज का दिन राजनीतिक रूप से काफी गर्म रहने वाला है। होता है तो बजट पे चर्चा होती है, और बजट पे चर्चा करने के लिए हम लोग तो विस्तार से चर्चा करेंगे ही, लेकिन नकारात्मक सोच के साथ विपक्ष की जो भूमिका है वह निंदनीय है, और इससे प्रगति का जो पथ है उत्तर प्रदेश का वह उनसे देखा नहीं जा रहा है। इसलिए विपक्ष के दल जब चुनाव होते हैं तो दुर्गति को प्राप्त। महाराष्ट्र में सर जो अभी चुनाव लोकल बॉडी चुनाव जीत के आई एक महिला ने टीपू सुल्तान का महिमा मंडन करते उनकी तस्वीर लगाई, और भारत के किसी भी महापुरुष को उन्होंने वहां पर किसी को नहीं रखा है। क्या देखिए, इस प्रकार की सोच को भारत की धरती पर कोई स्थान नहीं है। जो इस प्रकार की मानसिकता से ग्रस्त हैं उनका इलाज जनता ही करती है, चुनाव में करती है, और इस सब के पीछे कांग्रेस होती है, माईएम होती है, और जो हिंदू विरोधी राजनीति, भारत विरोधी राजनीति करने वाले हैं ऐसे दल। महाराष्ट्र के अमरावती में कठोरा नाका क्षेत्र में सोने के व्यवसायी से हुई लूट की वारदात का खुलासा करते हुए अमरावती शहर अपराध शाखा ने महज 48 घंटे में 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लगभग 1 करोड़ 10 लाख रुपए का माल बरामद किया है। गिरफ्तार किए गए सभी आरोपी अमरावती शहर के ही निवासी हैं, जिनमें से कुछ उच्च शिक्षित बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार सोना व्यवसायी अपनी 2 पहिया वाहन से सोना और नकदी ले जा रहा था, और इसी दौरान आरोपियों ने एक 4 पहिया वाहन से उसका पीछा किया। सुनसान स्थान पर उसे रोककर जान से मारने की धमकी दी और 700 ग्राम सोना तथा 1,19,000 रुपए नगद लूट लिए। इस घटना से शहर में हड़कंप मच गया था, और घटना की गंभीरता को देखते हुए अपराध शाखा ने तुरंत जांच शुरू कर दी। सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी विश्लेषण और गोपनीय सूचनाओं के आधार पर आरोपियों की पहचान की गई है। गाडगे नगर डीबी प्रमुख भरत वानखड़े के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मुख्य साजिशकर्ता सभी 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों से 700 ग्राम सोना, 1,19,000 रुपए नगद और वारदात में प्रयुक्त वाहन जब्त किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो 2026 का उद्घाटन करेंगे, जिसका समापन 20 फरवरी को इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के साथ होगा। 7,000 वर्ग मीटर में फैले 10 एरेना में आयोजित यह राष्ट्रीय मंच एआई के व्यावहारिक उपयोग, नीति और नवाचार को आम नागरिक तक पहुंचाने पर केंद्रित है। एक्सपो में 13 देशों जैसे ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और जर्मनी सहित के पवेलियन, 300 से अधिक प्रदर्शनी मंडप, 600 प्लस स्टार्टअप्स और 500 से अधिक सत्र आयोजित होंगे, जिनमें 3,250 से ज्यादा वक्ता भाग लेंगे। 2.5 लाख से अधिक आगंतुकों की अपेक्षा के साथ यह आयोजन वैश्विक एआई सहयोग, नई साझेदारियों और व्यावसायिक अवसरों को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। भारत के जाने माने उद्योगपति मानवता की नई मिसाल कायम करते हुए नजर आए। गौतम अडानी गढ़वी परिवार को संतावना देने के कच्छ के जरपरा पहुंचे। उद्योगपति अडानी अपने पिता को खो चुके हैं और नरन भाई सेधा गढ़वी के घर उन्हें संतावना देने पहुंचे। यह खबर चर्चा में इसलिए भी है क्योंकि औद्योगिक जगत के दिग्गज गौतम अडानी ने अपनी व्यस्त दिनचर्या के बीच मानवीय संबंधों को प्राथमिकता दी है और जरपरा गांव का दौरा किया है। मुद्रा तहसील के जरपरा में नारायण भाई भरू भाई सेधा गढ़वी के पिता के निधन के बाद गौतम अडानी एक विशेष हेलीकॉप्टर से शोक संतप्त परिवार के पास पहुंचे। गांव में हेलीकॉप्टर उतरने के बाद वे वाहनों के काफिले के साथ गढ़वी परिवार के आंगन में गए और दुख की इस घड़ी में परिवार को सांत्वना देकर अपनी संवेदना व्यक्त की। करोड़ों अब्जों के साम्राज्य के स्वामी गौतम अडानी की सादगी और आत्मीयता से पूरा गांव भावुक हो गया है। दार्जिलिंग की मशहूर दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे में पहली बार किसी महिला को टिकट कलेक्टर की जिम्मेदारी मिली है।
55 वर्षीय सरिता योल्मो को वरिष्ठ वाणिज्यिक सहक टिकट संग्राहक यानी सीटीसी के रूप में नियुक्त किया गया है, जो रेलवे के 145 साल के इतिहास में पहला ऐसा अवसर है। सरिता योल्मो गोरखा समुदाय से हैं और इससे पहले न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन पर सीटीसी के रूप में काम कर चुकी हैं। उन्होंने राजधानी एक्सप्रेस, गुवाहाटी बेंगलुरु एक्सप्रेस और अमृत भारत एक्सप्रेस जैसी कई ट्रेनों में टिकट कलेक्टर की जिम्मेदारी निभाई है। टॉय ट्रेन में उन्हें अकेले यात्री और पर्यटकों की पूरी जिम्मेदारी संभालनी होती है। उन्होंने बताया कि पहले दिन की यात्रा सफलतापूर्वक पूरी करने के बाद उन्हें बहुत खुशी हुई। सरिता की यह नियुक्ति न केवल उनके लिए बल्कि पूरे क्षेत्र की महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। उत्तराखंड के उच्च गढ़वाल हिमालयी क्षेत्र में स्थित प्रख्यात केदारनाथ मंदिर के कपाट शीतकाल में लगभग 6 महीने बंद रहने के बाद 22 अप्रैल को श्रद्धालुओं के लिए फिर से खोल दिए जाएंगे। मंदिर समिति के जनसंपर्क अधिकारी डॉक्टर हरीश गौड़ ने बताया कि महाशिवरात्रि के अवसर पर ओमकारेश्वर मंदिर में परंपरागत पूजा अर्चना और पंचांग गणना के बाद इस वर्ष कपाट खोलने का शुभ मुहूर्त वर्ष लग्न में सुबह 8 बजे निर्धारित किया गया है। इस अवसर पर केदारनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी रावल भीमाशंकर लिंग, विधायक आशा नौटियाल, मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी सहित अन्य पदाधिकारी और सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद रहे। कपाट खुलने के साथ ही श्रद्धालुओं ने दर्शन कर जय बाबा केदार के जयकारे लगाए और भंडारों में प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर गढ़वाल हिमालय के चारों धामों की तिथियां भी तय की गई हैं। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट 19 अप्रैल को और अक्षय तृतीया पर केदारनाथ धाम 22 अप्रैल को और बद्रीनाथ धाम 23 अप्रैल को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। प्रशासन और मंदिर समिति ने यात्रा मार्ग से बर्फ हटाने और नागरिक सुविधा को बहाल करने की तैयारियां तेज कर दी हैं, ताकि देश विदेश से आने वाले लाखों तीर्थयात्रियों की यात्रा सुरक्षित और सुगम हो सके। गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन ने युवाओं से अपील की है कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के सभी दोहे पढ़े और याद करें। उन्होंने कहा कि जनगण मन के साथ साथ सभी को वंदे मातरम भी याद करना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वंदे मातरम के लिए नई गाइडलाइन भी जारी की है, जिसमें निर्धारित किया गया है कि सभी 6 श्लोक गाए या बजाए जाए। कुल अवधि लगभग 3 मिनट 10 सेकंड होगी और स्कूलों में दिन की शुरुआत राष्ट्रीय गीत से होगी। राष्ट्रपति की उपस्थिति वाले कार्यक्रमों और तिरंगा ध्वजारोहण के दौरान भी इसे बजाया या गाया जाएगा। गाइडलाइन में यह भी कहा गया है कि गीत बजाने से पहले संकेत दिया जाएगा ताकि सभी सतर्क रहे। और सांसद रवि किशन ने कहा कि युवाओं ने इस पहल का स्वागत किया है। छंद को सबको पढ़ना चाहिए। युवा जेनजी क्राउड की मांग थी। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी ने उस मांग को सुना। देश का हर युवा ये जानना चाहता है कि आजादी के वक्त जो छंद पढ़े गए, जो हमारी शहादत दी हमारे शहीदों ने, जो लड़े हैं, वो छंद को याद करना। जनगण मन के साथ को वंदे मातरम को भी सबको याद करना और 6 छंद के साथ आ रहा है। उसका स्वागत पूरे भारत के पूरे जेनजी पूरे युवाओं ने 65% भारत का जो युवा है 140 करोड़ की आबादी में, उन्होंने स्वागत किया। विरोधी विपक्षियों को देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो उनकी कुंठा है, उनकी फ्रस्ट्रेशन है, उनकी खीज है कि भाजपा क्यों नहीं हार रही, भाजपा को कैसे हरा पाए और कैसे हम लोग 25-30 साल तक विपक्ष को अपने आप को सत्ता में नहीं देख पा रहा। ये उसकी फ्रस्ट्रेशन, आप लोग पीड़ा समझिए। ये सारी पीड़ाएं हैं। यूपी का चुनाव है, बंगाल का चुनाव है, केरल का चुनाव है, चुनाव आ रहा है तो ये सारी बातें आ रही। हम लोग सदन में बैठते हैं, दिल्ली में मैं जानता हूं इन लोग जो छाती पीट रहे हैं उनका दुख भी जानता हूं। उनका दुख सिर्फ और सिर्फ मोदी जी हैं और कोई नहीं। देखिए, अलीबाग में स्पीकर राहुल नार्वेकर के खिलाफ जमीनी विवाद का मामला अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है। मामला इतना बढ़ गया है कि शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने स्पीकर का न सिर्फ इस्तीफा मांग लिया बल्कि यह भी कह दिया कि अगर मैंने जो जानकारी निकाली तो बहुत कुछ सामने आएगा। हालांकि राउत के आरोपों का जवाब देते हुए राहुल नार्वेकर ने कहा कि यह तो उनकी पहले से ही जीवन इच्छा रही है कि वे विधानसभा अध्यक्ष पर कोई ना कोई आरोप लगाए और इस्तीफा देने के लिए मजबूर करे। सुनिए उनका पूरा बयान। अरे ये तो उनकी पहले से जीवन इच्छा रही है कि विधानसभा अध्यक्ष
के ऊपर कोई ना कोई मैं आरोप करूं, उनको इस्तीफा देने के लिए मजबूर करूं। विधानसभा अध्यक्ष अपने तत्वों के साथ कभी भी किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज करते नहीं है। संजय राउत जो व्यक्ति खुद इतने बड़े लैंड स्कैम में जेल जाके आए हुए हैं, वह दूसरों को क्या सबक सिखाने वाले और क्या सीख देने वाले हैं? अभी तक पत्राचार कोई भूला नहीं है। शायद संजय राउत जेल की हवा भूल गए हैं, लेकिन जनता पत्राचार भूली नहीं है। अहमदाबाद फायर एवं इमरजेंसी सर्विसेज में 778 लोगों की जान बचाने, 2835 आग की घटनाओं को नियंत्रित करने और 3606 रेस्क्यू ऑपरेशन सफलतापूर्वक पूरे करने में सक्षम रही। हाल ही में बीआरटीएस बस के पुल के खंभे से टकराने पर फंसे ड्राइवर को 1 घंटे में सुरक्षित बाहर निकालकर बड़ा हादसा टाला गया। आधुनिक उपकरणों और प्रशिक्षित कर्मियों के साथ विभाग की आपात प्रतिक्रिया क्षमता लगातार मजबूत हो रही है। अहमदाबाद नगर निगम हर 10 किलोमीटर पर फायर स्टेशन स्थापित करने और 200 नए कर्मियों की भर्ती की योजना पर काम कर रहा है। घी कांटा क्षेत्र में इमारत ढहने जैसी घटनाओं पर त्वरित कार्रवाई विभाग की तत्परता और दक्षता को दर्शाती है। जिस तरह अहमदाबाद दिन रात रफ्तार में रहता है, उसी तरह शहर के फायर फाइटर भी हर समय मुस्तैद और सतर्क रहते हैं। 2024-25 में अहमदाबाद फायर एंड इमरजेंसी सेवाओं ने 678 लोगों की जान बचाई। इस दौरान 2835 आग की घटनाओं पर काबू पाया गया और 3606 रेस्क्यू ऑपरेशन किए गए। हाल ही में जब एक बीआरटीएस बस पुल के खंभे से टकरा गई और ड्राइवर बस में फंस गया, तब फायर ब्रिगेड की टीम ने 1 घंटे के भीतर उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया और एक बड़ा हादसा टल गया। हमारे पास वेल इक्विप्ड फायर टेंडर्स है, जैसे इमरजेंसी फायर टेंडर और गजराज है, और फिर वॉल्वो का HPL भी है। और उसके बाद हमने रिसेंटली अभी एक रेस्क्यू कॉल किया है, जो सिविल हॉस्पिटल है उसके पास में एक ड्राइवर का एक्सीडेंट हुआ था। वो बस में से उसको रेस्क्यू करके रिसेंटली हम लोगों ने उसको बाहर निकाला था। आधुनिक उपकरणों और प्रशिक्षित टीमों से लैस अहमदाबाद फायर एवं इमरजेंसी सर्विसेज आपातकालीन प्रतिक्रिया क्षमता को लगातार मजबूत कर रही है। अहमदाबाद नगर निगम ने हर 10 किलोमीटर के दायरे में फायर स्टेशन स्थापित करने की योजना बनाई है। साथ ही रिस्पांस टाइम घटाने के लिए 200 नए कर्मियों की भर्ती की जा रही है। गवर्नमेंट गाइडलाइन के अनुसार हर 10 स्क्वायर किलोमीटर में एक फायर स्टेशन होना चाहिए, जिसमें अभी 15 नए फायर स्टेशन मंजूरी मिल चुकी है और इनका काम जल्दी शुरू होगा। तो 15 इस साल और इसी प्रकार 15 नेक्स्ट ईयर का भी प्लान है, जिसका ऑलरेडी आइडेंटिफाई हो चुका है, ज़मीन आइडेंटिफाई हो चुका है, प्रिंसिपल अप्रूवल भी मिल चुका है। तो विद इन 2 to 3 ईयर्स 50 के अराउंड फायर स्टेशन अहमदाबाद फायर इमरजेंसी सर्विस को मिल जाएंगे। एक अन्य घटना में अहमदाबाद के घीकांटा इलाके में इमारत के अचानक ढहने की सूचना पर दमकल विभाग की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची। मलबे में फंसे लोगों को निकालने के लिए तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। बढ़ती आपातकालीन कॉल्स के बीच ये कार्रवाई दमकल विभाग की तत्परता और तैयारियों को दर्शाती है। दबाયેલ છે તેવી માહિતી મળતા એક બેન અને એક ભાઈ બંનેને અમે સહી સલામત રીતે બહાર કાઢેલ છે। પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં લેતા આજુબાજુમાં ખૂબ જ ગીચ વિસ્તાર હોવાથી ત્યાં હેવી મશીનરીનો અમે ઉપયોગ નહોતા કરી શકતા, મેન્યુઅલી કામ કરવું પડે એવું હતું। 30 મિનિટની ભારે જહેમત બાદ અમે બંનેને બહાર કાઢવામાં સફળ રહ્યા। રેસ્ક્યુ ઓપરેશનમાં એ લોકો આવ્યા ત્યારે બધું એ લોકોએ 108 આવી ગઈ હતી અને રેસ્ક્યુવાળાએ બી જે મારા સાસુ અંદર દટાઈ ગયેલા હતા, આખા એમના પર લોખંડની આખી ટી ગડર પડી હતી, એ એમણે કાઢી હતી અને એ પછી એમને બહાર કાઢવામાં આવ્યા હતા અને એમને હોસ્પિટલમાં ખસેડાયા હતા। जब शहर विश्राम करता है, तब भी अहमदाबाद की फायर एवं इमरजेंसी सर्विसेज की टीमें लगातार निगरानी में रहती हैं। किसी भी खतरे से निपटने और लोगों की जान की सुरक्षा के लिए दमकल कर्मी हर समय साहस और तत्परता के साथ तैयार रहते हैं। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय टीम ने कप्तान सूर्य कुमार यादव के नेतृत्व में पाकिस्तान के खिलाफ 61 रनों की ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए सुपर 8 में अपनी जगह पक्की कर ली है। आज प्रेमदासा स्टेडियम की धीमी पिच पर खेले गए इस मुकाबले में भारत ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट पर 175 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान की टीम 18 ओवर में 114 रन पर सिमट गई।
मैच का निर्णायक मोड़ पारी की शुरुआत में ही आ गया, जब हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह ने मिलकर सिर्फ 9 गेंदों के भीतर 3 अहम विकेट झटक दिए। शाहिबजादा फहरान और सैम अयूब और सलमान अली आग को पवेलियन भेजते ही पाकिस्तान दबाव में आ गया। यह जीत भारत की पाकिस्तान पर T20 अंतर्राष्ट्रीय में रनों के अंतर से सबसे बड़ी जीत बनी, जबकि T20 वर्ल्ड कप इतिहास में पाकिस्तान की दूसरी सबसे बड़ी हार रही। इससे पहले 2014 में उन्हें वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ 84 रनों से हार झेलनी पड़ी थी। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर जहां पूरा देश श्रद्धा और भक्ति में डूबा था, वहीं सूरत में जश्न का माहौल दोगुना हो गया जब भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ शानदार जीत दर्ज की। शहर के ऐतिहासिक भागल इलाके में क्रिकेट प्रेमियों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। तिरंगे लहराए गए, ढोल नगाड़ों की गूंज से सड़कों पर उत्सव छा गया और युवाओं ने मिठाइयां बांटकर जीत की खुशी साझा की। हर हर महादेव के जयकारों के बीच देशभक्ति के गीतों ने माहौल को और भी भावुक बना दिया। इस तरह महाशिवरात्रि के पावन दिन पर शिव भक्ति और राष्ट्र गौरव का अनोखा संगम देखने को मिला, जिसने इस जीत को सूरत के लिए यादगार बना दिया। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार। तब तक के लिए नमस्कार।